मंगलवार की सुबह थी, छुट्टी से ठीक पहले, जब इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट हुआ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या सुन रही हूँ। प्रिंसिपल की आवाज कांप रही थी। लॉकडाउन, लॉकडाउन! सभी स्टाफ अपने दरवाजे बंद कर लो और अपने क्लासरूम में रहो। रूम 5 में एक स्टूडेंट के पास बंदूक है। मेरा खून ठंडा हो गया। रूम 5? वो मेरे बेटे की क्लास है। मैं लगभग 1 साल से स्कूल हाई में पढ़ा रही हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्कूल कैंपस के अंदर अपने बेटे या अपनी सेफ्टी के लिए डरूंगी। हर भयानक पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने उसे उस कमरे में इमेजिन किया, कंफ्यूज, डरा हुआ, शायद वहीं जम गया हूँ। मैं अपने 10 साल के बेटे को एक हथियार बंद स्टूडेंट के साथ फंसा हुआ देख सकती थी। मैं अब खुद को रोक नहीं पाई। मैंने दरवाजा बस 1 इंच खोला, हॉलवे में झांका। बंद दरवाजों के पीछे स्टूडेंट्स की आवाजें दब गई थी। बस मेरी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। मुझे पता था कि मैं जो करने जा रही थी वो हर उस सेफ्टी रूल के खिलाफ था जो हमें सिखाया गया था, लेकिन वो मेरा बेटा था। मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि मेरे बाद ताला लगा ले ताकि वो सेफ रहे, और चुपचाप हॉल में चली गई। रूम 5 का दरवाजा सबसे आखिर में था। जब मैं आगे बढ़ी तो मेरे जूते मुश्किल से जमीन को छू रहे थे। मैं नीचे झुकी हुई थी, मेरा हाथ चाबी के छल्ले के चारों ओर जकड़ा हुआ था। अचानक मुझे रूम 5 में गुस्से में चेतावनी आती सुनाई दी। अगर किसी ने हिलने की हिम्मत की तो मैं ट्रिगर खींच दूंगा। मुझे डर नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा सीना डर के मारे सिकुड़ गया। मैं दरवाजे तक पहुंची और पतली कांच की पट्टी से झांका। मेरा बेटा मैथ्यू दूर की दीवार से टिका हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। कमरे के बीच में एक लंबा स्टूडेंट खड़ा था जिसके हाथ में एक छोटी काली हैंडगन थी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर के बहुत पास थी। मैंने सोचा नहीं, मैंने बस दरवाजा खोला और अंदर चली गई। सुनो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लड़के ने इतनी तेजी से मेरी तरफ सर घुमाया कि मुझे उसकी गर्दन की एक चटकने की आवाज आई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और लाल नसें उभर गई। उसने बंदूक मेरी तरफ तान दी। बाहर निकल यहाँ से। मैंने मैथ्यू को देखा और उसे शांत करने की कोशिश की। मम्मा यही है मैथी, सब ठीक हो जाएगा। क्या तू बहरी है? मैंने तुझे जाने के लिए कहा ना। मैं उस लड़के से बात करती रही, उसे डराए बिना समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो चौंक गया। बंदूक मेरे और पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स के ग्रुप के बीच हिल रही थी। मैं धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़ती रही, जब तक कि मैं उसके और अपने बेटे के बीच खुद को रखने के लिए काफी पास नहीं आ गई। बस मुझे बंदूक दे दो, ठीक है? मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हम सब गलतियां करते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो बंदूक नीचे रखने लगा और मैंने उस मौके का फायदा उठाकर उसे हथियार से दूर कर दिया। मेरा हाथ बंदूक की ओर बढ़ा। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से बंदूक पकड़ पाती, उसने गोली चला दी। गोली की आवाज चारों ओर गूंज गई। सभी बच्चे चीखने और रोने लगे। मेरे शरीर में एक तेज दर्द हुआ, गर्म खून का एहसास और आंखों को चौंधिया देने वाला नजारा। मैं हांफने लगी और घुटनों के बल आधा गिर गई। मैंने अपने बेटे की चीख उस सारी अफरा तफरी के बीच से उठती हुई सुनी। अपनी धुंधली नजर से मैंने देखा कि लड़के को 2 ऑफिसर्स ने जमीन पर दबा रखा है। उस दर्द में भी मुझे राहत मिली। अगली चीज जो मैंने महसूस की वो था मैथ्यू के छोटे हाथ जो घाव को दबा रहे थे। मॉम, नहीं, मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ मॉम, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज फट रही थी और उसका हर शब्द मुझे दर्द से ज्यादा तोड़ रहा था। प्लीज मुझसे बात करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं डिनर में सारी सब्जियां खाऊंगा। खेलने से पहले मैं होमवर्क भी करूंगा। मुझे आपकी जरूरत है मॉम, प्लीज मुझे मत छोड़ के जाइए प्लीज मॉम। मैं ऊपर उठकर उसका चेहरा पकड़ना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन मेरे हाथ भारी लग रहे थे। मैं ठीक हूँ बेबी, अब तुम सेफ हो, बस यही मायने रखता है। उसके गालों से आंसू बहकर मेरी शर्ट पर गिर रहे थे। वो ऑफिसर से चिल्लाया, मेरी मॉम की मदद करिए, मैंने अपने पापा को पहले ही खो दिया है, मेरे पास सिर्फ वही है। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई। कुछ ही सेकंड में पैरामेडिक्स आ गए। उन्होंने मुझे स्ट्रेचर पर उठाया। मेरे बेटे ने मेरा हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक किसी ने वादा नहीं किया कि वो मेरे साथ चल सकता है। जैसे ही वो मुझे क्लासरूम से बाहर ले गए, मैंने उस लड़के को देखा जिसके पास बंदूक थी। जमीन पर मुंह के बल पड़ा था, हाथों में हथकड़ी लगी थी। एक ऑफिसर का घुटना उसके पीठ पर था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लगभग खाली, जैसे उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी नजर वापस मेरे बेटे पर गई जो स्ट्रेचर के पास चल रहा था। अब भी मेरा हाथ पकड़े हुए था, जैसे वही मुझे जिंदगी से जोड़े हुए था। उस दिन मैंने अपने बेटे की आंखों में अपने मरे हुए पति का चेहरा देखा जब उसने कहा, अब ठीक हो जाएंगी, आपको ठीक होना ही है।
हॉलवे हमारे सामने से धुंधला सा गुजरा। टीचर अपनी क्लास रोक रहे थे, स्टूडेंट दरवाजों की खिड़कियों से झांक रहे थे। मैं घाव में हर धड़कन महसूस कर सकती थी, हर धड़कन थोड़ी और ताकत ले रही थी। हम बाहर इंतजार कर रही एम्बुलेंस तक पहुंचे। दरवाजे बंद होने से पहले मुझे जो आखिरी चीज याद है वो ये थी कि मेरा बेटा मेरे बाद अंदर चढ़ा। मैं उस दिन तो बच गई। गोली किसी भी जरूरी अंग को छूकर नहीं गुजरी। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि 1 इंच और होती तो मैं ये लिखने के लिए यहाँ नहीं होती। मेरा बेटा अभी भी लाइट जलाकर सोता है और कभी कभी वो आधी रात को ये देखने के लिए जाग जाता है कि मैं अभी भी सांस ले रही हूँ या नहीं। लोग हमेशा पूछते हैं कि मैं अपने क्लासरूम में क्यों नहीं रुकी, जैसे हमें बताया गया था। सच तो ये है, जब आप एक पेरेंट होते हैं और आपका बच्चा खतरे में हो तो आप वहीं नहीं रुक सकते। आप दीवारें गिरा देंगे, बंदूक का सामना करेंगे और गोली भी खा लेंगे। अगर ऐसा करने से आप उसे एक और दिन की जिंदगी भी दे सकते हैं तो। यही बात लोग इन लॉकडाउन ड्रिल्स के बारे में नहीं समझते। पेरेंट्स के लिए हर अलर्ट सिर्फ एक सेफ्टी प्रोसेस नहीं होता, ये एक बुरे सपने की शुरुआत है जहां आपके बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी होती है। और बहुत से परिवारों के लिए वो बुरा सपना शांति से खत्म होता है। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक थी। मेरा बेटा उस रात अपनी माँ के साथ जिंदा घर आया, लेकिन बहुत से पेरेंट्स को वो चमत्कार कभी नहीं मिलता। स्कूल शूटिंग यही करती है, वो सिर्फ जाने नहीं लेती, वो उन्हें तोड़ देती है, हमेशा और हमेशा के लिए। मैंने अपने YouTube चैनल के लिए बहुत सी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें की हैं, लेकिन जिस रात लिया और मैंने लोकल एलिमेंट्री स्कूल को एक्सप्लोर किया, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है। स्कूल जंगल के बीच में कहीं है, कोई पक्की सड़क नहीं, कोई पावर लाइन नहीं, बस घने जंगल और सन्नाटा। 1978 में आग लगने के बाद से ये सुनसान पड़ा है, जब लॉकडाउन ड्रिल एक बुरे सपने में बदल गई थी। ज़्यादातर बच्चे बाहर निकल गए, लेकिन कुछ नहीं निकल पाए। टीचरों में से कोई भी नहीं निकल सका। लोकल लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है, इसलिए हमें इसे चेक करना था। हमें एक ऊंचे रास्ते से वहां तक हाइकिंग करने में 1 घंटा लगा। चांद मुश्किल से उस खुली जगह को रोशन कर रहा था जहां स्कूल था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, ईंट की दीवारें जलकर काली हो गई थी। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हमारी टॉर्च की रोशनी धूल के बादलों को चीरती हुई निकली। हवा बासी और ठंडी थी। मैंने फिल्म बनाना शुरू किया। लिया ने हमारे दर्शकों को आसपास के बारे में बताया। हम हॉलवे में क्लासरूम के अंदर जा रहे थे। फर्श टेढ़े मेढ़े थे और लॉकर पिघलकर अजीब आकार के हो गए थे। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जिनके बारे में वहां के लोग कहते हैं कि वो उन बच्चों के थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो रैकून के बनाए हुए थे। देखिए, मैं सुपरनैचुरल चीजों में विश्वास नहीं करता और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड लिया, और यही बात हम हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करके अपने दर्शकों को साबित करने की कोशिश करते हैं। अब तक तो सब ठीक था। तभी अचानक लिया ने पूछा, क्या तुमने सुना? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हमने तय किया था कि अब अपने देखने वालों से झूठ नहीं बोलेंगे लिया, और हाँ, तुम्हें एक्टिंग क्लास भी लेनी होगी, सही कह रहा हूं ना? उसने मेरे हाथ पर मुक्का मारा और धीरे से कहा, मैंने उस कमरे से कुछ सुना है। लिया ने घबराकर मेरी तरफ देखा और दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। लेकिन उससे पहले कि मैं अंदर पैर रख पाता, दरवाजा मेरे मुंह पर जोर से बंद हो गया। लिया! मैं चिल्लाया, दरवाजे को धक्का देते हुए। ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी तरफ से उसे बंद कर रहा हूं। अंदर से मुझे लिया की चीख सुनाई दे रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि मैंने अंदर बच्चों के रोने की आवाज सुनी। मेरी रीढ़ की हड्डी से पसीने की बूंदें बहने लगी कि ये जगह सच में भूतिया है। लिया की चीखें तेज होती जा रही थी। मैंने अपना कंधा दरवाजे पर तब तक मारा जब तक वो खुल नहीं गया। ताला खुल गया और मैं क्लासरूम के अंदर धूल भरे फर्श पर लगभग गिर ही गया था। हवा में धुएं की इतनी तेज बदबू थी कि मेरा गला जल गया। लिया कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो कांप रही थी। यहाँ पे हुआ क्या? मैंने सिर्फ धुएं के बादल देखे और बच्चों को दर्द में रोते हुए सुना। हे भगवान, ये बहुत भयानक था। चलो चलो चलो, यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद हमने ज्यादा बात नहीं की, बस चलते रहे। उस एहसास को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी हॉल के दूर वाले कोने में किसी चीज पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी, खिड़की से आ रही चांदनी उसके उलझे हुए सफेद बालों और झुके हुए कंधों पर पड़ रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा चिकना और पीला था, दूसरा हिस्सा कटा फटा और सिकड़ा हुआ था। उसके कपड़े गंदे थे। वो बस हमें घूरे जा रही थी। लिया ने मेरी शर्ट पकड़ते हुए धीरे से फुसफुसाया, तुम उसे देख रहे हो, है ना? मैंने सर हिलाया। वो औरत अचानक पीछे हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। कांपती हुई आवाज में मैंने लिया से कहा कि इस जगह से निकल जाना ही बेहतर है। तभी हमें एक डरावनी चीख सुनाई दी और इसमें कोई शक नहीं कि वो वही औरत थी। हम हॉलवे से भागे।
लॉकर हमारे दोनों तरफ बिना किसी के छुए जोर से बंद होने लगे। धूल भरी भूली हुई क्लासरूम से फिर बच्चों के रोने की आवाज आनी शुरू हुई। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इस जगह में कुछ गलत है। जब हम एग्जिट के करीब थे तो वही औरत हमारे दाईं ओर वाले हॉलवे से दौड़ती हुई आई और हमारा रास्ता रोक दिया। मुझे नहीं पता कि वो हमसे पहले इतनी तेजी से वहां कैसे पहुंच गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ देखा मुझे अपनी सेफ्टी की चिंता हुई। उसने एक जंग लगी लोहे की छड़ी को कसकर पकड़ रखा था। हम जम गए। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि दर्द हो रहा था। लिया रोने ही वाली थी। वो औरत पास आई, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम उन्हें दोबारा बंद नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या? नहीं, हम ये नहीं करने आए। वो बस एक छोटे बच्चे थे, मेरा लड़का टॉमी। वो सिर्फ 12 साल का था। मैंने उसे धुएं में मरते देखा, मैंने उसे आग में पिघलते हुए देखा। उसने अपनी खाली आंखों से हमें देखते हुए लोहे की छड़ी उठाई। मैंने उसकी चीख सुनी और मैं उसके पास नहीं पहुंच पाई। आग बहुत तेज थी। जब तक उन्होंने दरवाजा खोला वो जा चुका था। वो सब चले गए हैं और तुम यहाँ और बच्चों को फंसाने आए हो। वो हर रात रोते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे उसकी बातों से सच्चाई समझ आ गई। वो एक माँ है जिसने अपना बच्चा खो दिया है और वो सदमा कभी नहीं भरता। जब लिया ने 911 पर कॉल किया तो मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। मैंने उसे दिलासा दिया कि हम यहाँ किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं और हम उसकी मदद करना चाहते हैं। उसने पलकें झपकाई जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसका चेहरा बिगड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, वो चिल्लाई और लोहे की छड़ी उठाकर आगे बढ़ी। लिया चिल्लाई। उसे डर था कि वो मुझे चोट पहुंचा सकती है, लेकिन वो औरत बहुत कमजोर थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और लोहे की छड़ी हटा दी। हम उसके साथ तब तक इंतजार करते रहे जब तक पुलिस नहीं आ गई और ये पक्का नहीं कर लिया कि औरत को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। बाद में मैंने आग के बारे में देखा। सच में पीड़ितों की लिस्ट में टॉमी नाम का एक लड़का था। उसकी माँ का नाम कहीं नहीं था। मुझे लगता है कि किसी को कभी परवाह नहीं हुई कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है। ये सोचकर दुख होता है कि इतने लंबे समय तक वो बेचारी बूढ़ी औरत उन अंधेरे हॉल में रही, ये मानकर कि वो उन बच्चों की रक्षा कर रही है जिन्हें वो बचा नहीं पाई। मुझे बस उम्मीद है कि उसे वो मदद मिली होगी जिसकी उसे जरूरत थी। भले ही हमें कई सवालों के जवाब मिल गए, फिर भी एक सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लिया और मैंने दोनों बच्चों को रोते हुए सुना, लेकिन किसी को नहीं देखा। क्या आपको वहम हुआ था या सच में आत्माएं नाम की कोई चीज होती है? आपको क्या लगता है? मैं 13 साल का हूँ, 8वीं क्लास में हूँ और भगवान कसम मैं उस शुक्रवार की दोपहर को कभी नहीं भूलने वाला। लंच से पहले का ये बस एक और बोरिंग टाइम था। बाहर आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था, जिससे क्लासरूम और भी बोरिंग लग रहा था। मैं अपनी नोटबुक के कोने में कुछ बना रहा था, तभी स्कूल के पीए सिस्टम में लॉकडाउन अलर्ट की तेज गूंजती हुई आवाज आई। हम सब एक सेकंड के लिए तो हैरान रह गए, लेकिन फिर सबने उसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि ये बस एक और ड्रिल है। हमारी टीचर मिस हेली ने हमें अपनी डेस्क के नीचे खिड़कियों से दूर जाने और चुप रहने के लिए कहा। बच्चे खिलखिला रहे थे और फुसफुसा रहे थे, कुछ तो टेबल के नीचे टेक्सटिंग भी कर रहे थे। हम में से कोई भी ज्यादा परेशान नहीं था जब तक हमें चीखने की आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्ला रहा हो। जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे टाइल पर स्नीकर्स फिसलते हुए सुनाई दिए। जो भी चिल्ला रहा था उसे हॉलवे में घसीटा जा रहा था। दरवाजे के पास कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हो रहा है। तभी मैट, जो हमारी मिक्स्ड साइंस क्लास का एक सीनियर था, हाँफता हुआ क्लासरूम की छोटी रेक्टेंगल खिड़की से धीरे धीरे अंदर आया और जल्दी से इसे बंद कर दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि कैसे उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। ये मिस्टर कैसलर हैं, वो पागल हो गए हैं। मिस्टर कैसलर हमारे बायोलॉजी टीचर थे। सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। वो कूल टीचर थे। वो कहानियां सुनाते थे, बेवकूफ़ी भरे साइंस जोक सुनाते थे और कभी कभी हमें क्लास में खाना भी खाने देते थे। लेकिन मैट ने जिनके बारे में बताया वो मिस्टर कैसलर जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। वो घसीट रहे हैं, जो एक हॉल में नीचे है। उनके पास एक चाकू है, खून है, उनका लैब कोट खून से सना हुआ पड़ा है। सबको लगा कि वो मजाक कर रहा है, जब तक उसने चाकू और खून की बात नहीं की। मिस हेली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और हमें शांत रहने और 911 डायल करने के लिए कहा। मैं खिड़की के ठीक सामने था।
अचानक मुझे एक झलक मिली। मिस्टर केसलर का चेहरा शीशे से सटा हुआ था और वो हमें देख रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी थी और मुझ पर टिकी हुई थी। वो किसी तरह के ट्रांस में थे। उन्होंने धीरे से अपना एक हाथ उठाया जिसमें खून से सना स्कैल्पल था और फिर जेक को ऊपर खींचा, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट था और उससे बहुत खून बह रहा था। ये भयानक नज़ारा देखकर सभी स्टूडेंट्स चीख पड़े। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस्टर केसलर जैसा शांत इंसान इतना भयानक बर्ताव करेगा। उसने जेक को गिरा दिया, जो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और जोर से आवाज आई और फिर शीशे पर दस्तक दी। खिड़की के शीशे के पास झुककर वो धीरे से बोला, साइंस की क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। मैं दरवाजे की दरार से उनकी धीमी सांसें सुन सकता था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। वो फिर बोले, इस बार और जोर से, खामोशी को चीरते हुए, दरवाजा खोलो, मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कुछ और स्टूडेंट चाहिए। कुछ बच्चे सिसकियां लेने लगे। मिस हेली ने उसे समझाने की कोशिश की। देखो, तुम्हें शांत होने की जरूरत है, ठीक है? पुलिस जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो केसलर। फिर मुझे कुछ याद आया, एक ऐसा वाक्य जो हमारे लिए आम था। 2 दिन पहले जेक, मैं और लुई साइंस लैब के पास से गुजर रहे थे। मिस्टर केसलर अंदर रखे हुए सैंपल की जार साफ कर रहे थे और हमने उनका मजाक उड़ाया। कहा कि वो मजे के लिए मरे हुए मेंढकों से खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता था कि इससे कोई नुकसान होगा। मैं चुपचाप खड़ा रहा, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो हमें बचाने के लिए किसी को भेजें। लेकिन कसम से मिस्टर केसलर मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें मुझे खत्म करने के लिए बस एक पल चाहिए हो। उन्होंने फिर से अपना खून से सना हाथ उठाया और कांच पर खून की एक मोटी लकीर लगा दी। फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए वो चिल्लाए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली डायसेक्शन कैसे दिखता है। कुछ स्टूडेंट्स घबराहट में रोने लगे। जब मुझे लगा कि हम क्लास के अंदर सुरक्षित रहेंगे, मिस्टर केसलर ने स्कैल्पेल की नोक कांच पर फहराई, जिससे इतनी तेज चीख निकली कि मेरे दांतों में दर्द होने लगा। मैं स्किन से शुरू करूंगा, इसे धीरे धीरे और अच्छे से छीलूंगा। हम मसल्स, नसों को देखेंगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि मैं अपना फोन नहीं पकड़ पा रहा था। वो वहां बहुत देर तक रहा, अपना माथा शीशे से सटाए जोर जोर से सांस ले रहा था और फिर उसने दरवाजे का हैंडल हिलाना शुरू कर दिया। कमरे में घबराहट से बिजली सी दौड़ गई। सब अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। मिस हेली केसलर से रुकने की गुजारिश करती रही, लेकिन वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। वो रुकने वाला नहीं था। उसके और हमारे बीच सिर्फ वो ताला था, और अगर वो अंदर आ गया तो मुझे पता भी नहीं कि मुझे क्या हुआ। बिना सोचे समझे मैंने दरवाजे को ढकने के लिए अपनी डेस्क खींचनी शुरू कर दी। मुझे ऐसा करते देख कई और लोगों ने भी ऐसा ही किया। मिस्टर केसलर लात मारते और चिल्लाते रहे, लेकिन वो अंदर नहीं आ सके। हम क्लासरूम के बाहर उनके कदमों की आहट सुन सकते थे और आखिर में हमने सायरन की आवाज़ सुनी। जैसे ही पुलिस अंदर आई, कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। खिड़की से मैंने देखा कि वो मिस्टर केसलर को जमीन पर मुंह के बल गिराए हुए हैं। उनका लैब कोट खून से लथपथ था। स्कैल्पेल कुछ फीट दूर पड़ा था। वो जैक को दौड़ कर ले गए। ये चमत्कार ही था जो इतना खून बहने के बाद भी वो सांस ले रहा था। पुलिस वाले मिस्टर केसलर को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले गए। उसने लड़ाई नहीं की। हम सब बाहर आए और हॉलवे में खड़े होकर उसे देखते रहे। पुलिस की गाड़ी में बैठने से ठीक पहले उसने अपना सर घुमाया और अजीब तरह से हंसा और फिर चिल्लाया, मैं वापस आऊंगा क्योंकि साइंस क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। उसके बाद स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। जिस हॉल में ये हुआ उसे सील कर दिया गया। खबरों में वो कहा गया कि घायल बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मिस्टर केसलर क्यों गुस्सा हो गए। कुछ ने कहा कि उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि ये बदला था। मेरे लिए, मैं इस एहसास को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि अचानक नहीं हुआ था, कि वो मुझे और मेरे दोस्तों को ढूंढने आया था, कि शायद दरवाजे की सुरक्षा ने बचा ली थी।